आज की कहानी मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी श्रोताओं का मैं धनंजय जैन हृदय से हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, आपकी प्रेरणा, आपके कमेंट्स देखकर एक उत्साह सा जागृत होता है और प्रतिदिन एक नई संकल्पना दिमाग में आती है और सोचता हूँ कि गुरुवार को मैं कौन सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूं और उस कहानी के माध्यम से तरह तरह के ज्ञानवर्धक बातों को आप तक कैसे पहुंचाऊं। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। विक्रम और वेताल की बातें आपको मैं लगातार सुनाते आ रहा हूं। आज विक्रम फिर से उस वेताल को पकड़कर शमशान भूमि में तांत्रिक के पास ले जाने के लिए चल पड़ता है। रास्ते में वेताल विक्रमादित्य को एक फिर से नई कहानी सुनाना शुरू करते हैं। वही कहानी अपनी जुबानी मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, वेताल कहता है कि सुनो विक्रम, अनंतपुर नाम की एक बहुत सुंदर नगरी थी। उस नगरी की संरचना इतनी वास्तुशास्त्र के हिसाब से सुंदर तरीके से की गई थी कि बस ऐसा लगता था मानो देव नगरी हो। जगह जगह पर उद्यान थे, तरह तरह के फूल उन उद्यानों में खिले हुए रहते थे और एक जैसी अट्टालिकाएं, वाह, नैना रम्य दृश्य था वो। मानो स्वर्ग अपवर्ग इस धरातल के ऊपर आ गया हो। उसी नगरी में धर्मदत्त नाम का एक व्यापारी का लड़का, समस्त विद्याओं को जानकर धर्मात्मा, निश्चल निष्कपट, किसी के ऊपर भी दया भाव मन में आया तो अपना सब कुछ लुटा देने का सामर्थ्य रखने वाला ऐसा युवक था। उसी नगरी में मदन सेना नाम की एक सुंदरी भी रहती थी। ये भी धर्म संपन्ना, विविध कलाओं को जानने वाली, रूप सौंदर्य के अंदर उस नगरी में उसकी तुलना कोई कर ही नहीं सकता था। साथ साथ अत्यंत विनम्र स्वभाव की, माता पिता की आज्ञाकारिणी, धर्म को जिसने सिर्फ पढ़ा नहीं था, समझा नहीं था, जीवन में उतारा था। मदन सेना और धर्मदत्त ये दोनों अच्छे मित्र थे, पर धर्मदत्त नगर के उस छोर पे रहता था और मदन सेना नगर के बीचों बीच, जहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी श्रेष्ठियों की, वहां पे रहती थी। मदन सेना के घर के पीछे, उसके महल के पीछे एक बहुत बड़ा उद्यान था और उद्यान के बाद एक नदी अपने प्रबल प्रवाह के साथ 12 ही मास प्रवाहित होती रहती थी। अक्सर बीच बीच में मदन सेना जब अपने उद्यान में जाती थी तो धर्मदत्त भी कहता था कि तुम्हारा उद्यान बहुत सुंदर है, हम वहीं पर बैठकर बातें किया करेंगे। धर्मदत्त भी अक्सर वहां पर आया करता था। धर्मदत्त मदन सेना को मन ही मन प्रेम करता था।
पर कभी भी उसने अपनी जिह्वा के ऊपर यह बात लाने की कोशिश करते हुए भी नहीं लाई थी। और मदन सेना भी धर्मदत्त को एक अपना सच्चा और अच्छा दोस्त मानती थी। दोनों घंटों बतियाते रहते थे। जब धर्मदत्त के माता पिता ने सोचा कि अब धर्मदत्त बड़ा हो रहा है तो इसका विवाह कर दिया जाए, अब धर्मदत्त घबराया। उसने एक दिन मदन सेना के ही उद्यान में मदन सेना को कह दिया कि मदन सेने, आज मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताना चाहता हूं। मदन सेना ने कहा, तो अब तक क्या तुम दिमाग की बातें सुनाते थे मुझे? और उसने चुटकी ली। धर्मदत्त ने कहा, मदन सेना, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। तुम कभी भी मेरी बात को सीरियसली नहीं लेती हो। अब जब पानी यहां तक आ गया तो मैंने सोचा कि अब तो तुम्हें बताना बहुत जरूरी हो गया। मदन सेना उसका हाथ अपने हाथ में लेकर धर्मदत्त कहता है, मैं तुम्हें मन ही मन प्यार करता हूं। क्या? अरे हम अच्छे दोस्त हैं, हम तो प्यार करते ही है ना, इसमें कौन सी तुम नई बात बता रहे हो? पहेलियां क्यों बुझाते हो? नहीं मदन सेना, मैं दोस्ती के प्यार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जीवन साथी को लेकर जो प्यार होता है वो बात तुम्हें कह रहा हूं। अब मदन सेना ने अपना हाथ धर्मदत्त के हाथ से छुड़वा लिया और उसकी तरफ देखने लगी। तुम क्या बात कर रहे हो? हाँ मदन सेना, मेरे माता पिता मेरा शीघ्रातिशीघ्र अब विवाह कर देना चाहते हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जीवन के अंदर तुम्हारे अलावा कोई दूसरी स्त्री आए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मदन सेना ने धर्मदत्त की ओर इस तरह से हाथ करके कहा तो धर्मदत्त ने कहा कि ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले कहना चाहता था पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तुम सोचो कि ये दोस्ती के चक्कर में कहां से कहां तक बात लेके जा रहा है। मदन सेना ने कहा कि धर्मदत्त, मैं तुम्हें अपना एक सच्चा और अच्छा मित्र समझती हूं। इस बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं और ना ही सोचूंगी। धर्मदत्त अब मदन सेना से कहने लगा कि तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो और मैं भी तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। इस दोस्ती को क्यों नहीं हम जीवन भर का साथ निभाने के लिए दाम्पत्य सूत्र के अंदर आबद्ध होने की राह पर ले चले? मदन सेना ने कहा, नहीं, ये निर्णय मैं नहीं ले सकती। मेरे विवाह का समस्त दायित्व मेरे माता पिता के ऊपर है। वे जैसा कहेंगे, जहां कहेंगे, मैं वहीं पर विवाह करूंगी। तो ठीक है ना, तुम्हारे माता पिता मुझे भी जानते हैं, उनकी इजाजत से ही हम तुम्हारे उद्यान में आज बैठे हैं। पर धर्मदत्त, वो तुम्हें मेरा एक अच्छा दोस्त समझते हैं। होने दो, समझने दो, मैं भी अच्छा दोस्त ही हूं, पर भविष्य की चिंता मुझे सताए जा रही है। जिसके साथ मेरे माता पिता मेरा विवाह करेंगे, पता नहीं वो कैसी होगी। इससे क्यों नहीं मैं तुम्हारे साथ ही विवाह करूं? तुम कहो तो मैं मेरे माता पिता को तुम्हारे यहां पर लेके आता हूं तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। हंसते हुए मदन सेना कहने लगी, तुम्हें बड़ी जल्दी है। मेरे माता पिता तुम्हें भी मेरा एक अच्छा ही दोस्त समझते हैं और उन्होंने कभी भी इस बारे में मेरे से विचार विमर्श नहीं किया और ये नहीं पूछा कि मदन सेना तुम्हें धर्मदत्त कैसा लगता है। वो एक दोस्त के नाते ही हमें इस तरह से बतियाने देते हैं। धर्मदत्त मन मसोस के रह गया और सोचने लगा कि मदन सेना को पता नहीं क्या हो गया है। बीच बीच में 15-20 दिन बाद जब भी उनका मिलना होता तो धर्मदत्त बार बार मदन सेना को यही कहता
कि मेरे माता पिता अब नहीं मान रहे हैं, वो मेरा विवाह कहीं पर भी किसी के भी साथ कर देंगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। मदन सेना कहने लगी, धर्मदत्त तुम कैसी कायरों जैसी बातें करते हो, आत्महत्या तो कायर लोग करते हैं और मुझे तुम्हारे से इस तरह की अपेक्षा थी भी नहीं कि तुम इतने कमजोर हो सकते हो। आवेश में आकर धर्मदत्त ने कहा, मैं कायर नहीं हूं, मैं तुम्हारे प्रति समर्पित भाव रखने वाला एक अच्छा मित्र भी हूं और अच्छा पति बनना चाहता हूं, पर तुम मेरी बात हमेशा हवा में उड़ा देती हो। पर आज मैं तुम्हारा निर्णय लेके रहूंगा, मुझे बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, तुम मुझसे विवाह करोगी या नहीं। मदन सेना ने कहा, तुम बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो, हम एक अच्छे मित्र हैं, क्या यही कम है? हम खुलकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, विवाह के बाद कुछ बंधन हो जाते हैं, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? धर्मदत्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था और उसने कह दिया कि देखो मदन सेना, आज तुम्हें मुझे निर्णय देना ही होगा, वरना मैं ये जो नदी बह रही है ना, मैं इसमें कूद जाऊंगा। तो ठीक है, कूद जाओ, पर थोड़ी सी देर में तैर कर वापस आ जाना। मदन सेना, तुम हमेशा मेरी बात को मजाक में लेती हो और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जानती हो मुझे तैरना नहीं आता है, मैं इसमें डूब के मर जाना चाहता हूं यदि तुम मुझे आज जवाब नहीं दोगी तो। इतना कहना ही था और धर्मदत्त ने आओ देखा ना ताओ नदी में जंप लगा दी, कूद गया। अब हाथ पैर मारने लगा क्योंकि उसे तैरना तो आता ही नहीं था। मदन सेना ने देखा ये तो सचमुच में कूद गया। मदन सेना ने फटाक से वैसे की वैसे कपड़े जो पहने थे नदी के अंदर जंप लगा दी। मदन सेना तैरना जानती थी, उसे जैसे तैसे खींचकर किनारे तक लेके आ गई। उसके पेट में पानी चला गया था, पानी मदन सेना ने पेट को दबा दबा कर निकाला, मुंह से उसका पानी निकलता गया। इस बीच वहां के जो नगर सेठ थे अनंतपुरी नगरी के, वो नगर सेठ अपने बेटे समुद्र रत्न को लेकर मदन सेना के घर पर आ गए। मदन सेना का हाथ अपने बेटे समुद्र रत्न को मांगने के लिए, उसके साथ विवाह करने के लिए। नगर सेठ को देखकर मदन सेना के पिता बहुत खुश हुए। वो कहने लगे कि ये तो मेरा अहोभाग्य है कि आप मेरे द्वार पर आए हो, कहिए मैं आपके क्या काम आ सकता हूं। समुद्र रत्न के पिता ने कहा कि नहीं, आज हम आपसे याचना करने के लिए, आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। मदन सेना का पिता कहने लगा, भला मैं आपको क्या दे सकता हूं, मेरी हैसियत ही क्या है। समुद्र रत्न के पिता ने कहा कि मैं आपकी बेटी का हाथ मेरे बेटे समुद्र रत्न के लिए मांगने को आया हूं और सिर्फ 3 दिन के भीतर भीतर इनका विवाह भी कर देना चाहता हूं। अब चौंकने की बारी मदन सेना के पिता की थी। उन्होंने कहा, आप क्या कह रहे हो, ये तो हमारा अहोभाग्य है कि मेरी बेटी आपके घर में आएगी, पर सिर्फ 3 दिन में। आप पहले मदन सेना को तो बुलाओ, मेरे बेटे को वो भी देख लेगी और आप भी इससे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मेरा बेटा इकलौता लड़का है। पहली बात, जैसे आपकी लड़की मदन सेना इकलौती है, वैसे ही ये धार्मिक संस्कारों से संस्कारित है, समस्त विद्याओं का जानकार है, पारंगत है। और मैं चाहता हूं कि मदन सेना जैसी सुंदरी हमारे नगरी के अंदर दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाली है, वो भी इतनी संस्कारी है,
तो इनका विवाह शीघ्रातिशीघ्र हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। विवाह शीघ्रातिशीघ्र करने के पीछे भी कारण है, समुद्र रत्न के दादा दादी मतलब मेरे माता पिता नगर सेठ कह रहे हैं कि वे 3 दिन के पश्चात तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं और फिर कब तक वापस लौटेंगे कोई भरोसा नहीं, पता नहीं। वे चाहते कि हमारे सामने यदि समुद्र रत्न का विवाह हो जाए तो हमारी यात्रा भी निश्चिंतता से पूर्ण होगी। तो एक बार मदन सेना को बुलाओ तो सही। पद्मा को आदेश दिया, जो कि उनकी सेविका थी, कि जा पद्मा देख तो सही, अभी तो मदन सेना उद्यान के अंदर थी, उसे बुला के ला। पद्मा ने कहा जी अभी बुला कर लाती हूं। और पद्मा पूरे उद्यान में उसे ढूंढती रही, पर मदन सेना तो वहां थी नहीं। मदन सेना तो नदी के अंदर जो झंपापात कर चुका था धर्मदत्त, उसे निकाल कर किनारे पे उसके पेट का पानी निकाल रही थी। जब वो थोड़ा स्वस्थ हुआ तो मदन सेना ने उसे डांटते हुए कहा कि तुम अब ऐसी बेवकूफी कभी मत करना, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती और ना ही तुमसे जिंदगी भर बात करूंगी। मदन सेना तुम इस समय गुस्से में हो, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझती हो, धर्मदत्त ने कहा। पर मैं तुम्हें एक बार और चेतावनी दे देता हूं। इस बार तो तुमने मुझे बचा लिया, पर अगली बार तुम भी मुझे बचा नहीं पाओगी। इसी पूनम की रात को यदि तुम मुझे मिलने नहीं आई और तुम्हारा निर्णय तुमने मुझे नहीं सुनाया तो मैं वापस इसी नदी में आकर डूब के मर जाऊंगा। फिर तुम्हारे पास पश्चाताप करने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। मदन सेना तमतमाती हुई गुस्से में अपने उद्यान में आ गई, उसे ऐसा ही छोड़कर। इतने में पद्मा ने जब उसे देखा तो, अरे मदन सेना तुम इतनी भीगी हुई कहां चली गई थी? अरे नहीं, नदी में मेरा पैर फिसल गया था तो गीली हो गई। अरे चलो चलो, तुम्हें नगर सेठ के लड़के स्वयं समुद्र रत्न देखने के लिए आए हैं और तुम्हारा रिश्ता तय करने को आए हैं। ऐसी की ऐसी जब वो अपने महल में प्रविष्ट हुई तो अचानक समुद्र रत्न का ध्यान, उसकी दृष्टि मदन सेना के ऊपर गई। वो भीगी हुई अवस्था के अंदर जब उसने देखा तो उसका रूप और सौंदर्य द्विगुणित रूप से परिलक्षित हो रहा था, झलक रहा था। उसे देखते ही समुद्र रत्न ने अपने पिता से कह दिया कि पिताश्री, मुझे ये लड़की पसंद है। माता पिता ने जब मदन सेना को दूसरे वस्त्रों में परिधान धारण करके कक्ष में बुलाया और कहा कि समुद्र रत्न से तुम्हारे विवाह की बात करने के लिए हमारे यहाँ के नगर सेठ आए हैं, क्या करना है? लजाती हुई, सकुचाती हुई मदन सेना कहने लगी कि पिताश्री, आप जैसा आदेश दोगे मैं तो वैसा ही करने वाली हूं। क्योंकि मदन सेना के मन में धर्मदत्त के प्रति, जो उसका मित्र था, ऐसी भावना कभी भी उत्पन्न नहीं हुई कि वो उसके साथ में विवाह करे। एक अच्छे दोस्त थे और वो अपनी मर्यादा, अपनी सीमा रेखा अच्छी तरह से जानती थी। फलस्वरूप उसने समुद्र रत्न के लिए 1 सेकंड के अंदर अपने माता पिता से कह दिया कि जैसी आपकी इच्छा, और बता दिया कि 3 दिन के अंदर सब कुछ, आज मंगनी, कल गणेश पूजन और तीसरे दिन विवाह। फटाफट श्रेष्ठी थे, तैयारी चुटकियों में शुरू हो गई। अब चट मंगनी पट ब्याह के अनुसार समुद्र रत्न का विवाह मदन सेना के साथ हो गया। धर्मदत्त को कुछ खबर ही नहीं, क्योंकि 15 दिन में 20 दिन में एक बार उनका मिलना होता था और वो सोच रहा था कि इस समय में मदन सेना गुस्से में है, त्वरित उसको ये बात नहीं बताऊंगा, 2-4 दिन में जाऊंगा तो फिर एक बार कहूंगा, नहीं तो पूनम के रात को नहीं आई तो मैंने तो उसे कह दिया है। इसी निश्चिंतता में था।
इनका विवाह हो गया। विवाह हो गया तो शैया सजाई जा रही थी, गरिष्ठ भोजन इन लोगों ने किया था विवाह का। उसी रात अचानक दो चोर मदन सेना के कक्ष के अंदर आ गए। नगर सेठ के यहाँ पे चोरी करने के लिए आए थे। ये यही सोच के आए थे कि आज ये विवाह का घर है और यहाँ पर हमें चोरी आराम से करने को मिल जाएगी, क्योंकि इतने सारे मेहमान हैं। ये है किसी ना किसी के पास बहुत सारे गहने होंगे, नहीं तो नववधु के कक्ष में जाकर सब कुछ चुरा कर ले आएंगे। इसी उद्देश्य से दोनों चोर मदन सेना के कक्ष में आ चुके थे। मदन सेना अपने भविष्य के बारे में कक्ष में बैठी बैठी सोच रही थी। इतने में दो सहेलियां आई और कहने लगी कि आप थोड़ी देर के लिए पीछे के उद्यान में घूम के आओ, जब तक हम इस शैया को अच्छी तरह से सजा देते हैं। और दोनों सहेलियां सजाने लगी। ये चोर छुपकर ये सब कुछ देख रहे थे। शैया सजाकर दोनों सहेलियां चली गई और ये चोर चोरी करने के उद्देश्य एक एक चीज को देखने लगे। इतने में किसी की आहट सुनाई दी तो चोर दोनों की दोनों पलंग के नीचे छुप गए। और कोई नहीं, मदन सेना स्वयं थी, घूम फिर कर आ गई, क्योंकि वो इतनी थक गई थी, क्योंकि 3 दिन से सो ही नहीं पाई थी। विवाह जो था और खाना भी इतना गरिष्ठ खाया था कि उसे नींद सी आने लगी थी। पर जैसे ही मदन सेना की आहट सुनी थी तो चोर नीचे छुप गए। सहेलियां इत्रदानी लेके आई थी फूलों की शैया सजाने के पास में। उन्होंने सोचा कि अब इत्र छिड़क देंगे, पर जैसे ही इत्रदानी लेकर वे कक्ष में प्रवेश उन्होंने किया तो पलंग के नीचे एक चोर को उसने देख लिया और अचानक उसके हाथ से स्प्रे करने वाली इत्रदानी छिड़क कर चांदी की वो नीचे गिर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई, चोर चोर। चोरों ने समझ लिया कि अब हम मारे जाएंगे, क्योंकि नगर सेठ है, हमें आजीवन कारावास भी मिल सकता है और फांसी की सजा भी। दोनों की दोनों फटाक से निकले और गवाक्ष में से उड़ी मारकर झंपापात करके भागते चले गए। आवाज सुनकर काफी लोग इकट्ठे हो गए। कहा गया कि वो इसी गवाक्ष से निकले हैं, ढूंढने लगे, पर चोर तो चोर, चपल गति से वे लुप्त हो चुके थे। सभी लोग अपने अपने कक्ष में चले गए, अपने अपने स्थान पर लौट गए, अपने अपने रूमों में जाकर सो गए, तरह तरह की बातें कर रहे थे। इसी बीच समुद्र रत्न भी मदन सेना के पास अपने कक्ष में आता है। तो मदन सेना कहती कि मुझे बड़ी नींद आ रही है स्वामी, आज इतना गरिष्ठ खाया और ये चोर, इन्होंने आती हुई नींद तो मेरी वैसी उड़ा दी थी, पर वापस हम आंखें बोझिल सी हो रही। अरे आज तो पूनम मासी की रात है, पूर्णिमा की रात है, और आज हमारी सुहाग रात का पहला पड़ाव है, पहला दिन है। तुम इतनी जल्दी सो जाओगी तो कैसे? आज तो हम पूरी रात जागकर व्यतीत करना चाहते हैं और इसे एक यादगार बनाना चाहते हैं। पुनर्मासी की रात सुनते ही मदन सेना को धर्मदत्त की बात याद आ गई। उसकी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी कि देखो मदन सेना, इस बार तो ठीक है, पर अगली बार मुझे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। तुम यदि रात को मेरे पास नहीं आई तो मैं इसी नदी में आके डूब जाऊंगा। दिमाग में वो विचार आते ही मदन सेना समुद्र रत्न से कहने लगी कि स्वामी, मुझे धर्मदत्त के पास जाना है। क्या इस समय? आधी रात होने को आई है। नहीं स्वामी, ये अभी मत पूछो, मेरा जाना अत्यंत आवश्यक है। इधर
मदन सेना के मुंह से समुद्र रत्न ने जब ये बात सुनी किसी पराये पुरुष की, वो भी सुहाग रात के दिन, वो विचार में पड़ गया ये कैसी संस्कार है इसके। मैंने तो मेरे माता पिता से सुना था कि मदन सेना बहुत संस्कारी है, ये तो सुहाग रात के समय में भी किसी पराये पुरुष की बात कर रही है और उसके पास इस समय जाने की बात कर रही है। उसे बड़ा गुस्सा आया। वो कहने लगा, मदन सेना तुम कह क्या रही हो, तुम्हें पता है, अरे हम पति पत्नी हैं अभी, और इस समय तुम दूसरे के पास जाने की बात कर रही हो। आधी रात को किसी ने देख भी लिया ना तो हमारी नाक कट जाएगी। तुम जानती हो तुम नगर सेठ की पुत्र वधू हो, हमारी अपनी इज्जत है। पर मदन सेना ने कहा, स्वामी समझने की कोशिश करो, मुझे जाने दो। पर समुद्र रत्न गुस्से से तमतमा रहा था। आखिर गुस्से में ही उसने कह दिया कि ठीक है, अब मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, जाओ तुम। गुस्से में कह तो दिया। मदन सेना उसी वेशभूषा में, विवाह के जो कपड़े पहने थे, निकल पड़ी। उसके जाने के पश्चात इसने भी अपनी तलवार निकाल ली और उसका पीछा किया छद्मवेश में छुपकर। मदन सेना जब आधे रास्ते में गलियों से जाने लगी, शॉर्टकट रास्ता, क्योंकि उसको तो मालूम था धर्मदत्त कहाँ रहता है, धर्मदत्त को मालूम था मदन सेना कहाँ रहती है, दोनों बचपन के दोस्त थे। गलियों से जा रही थी तो दो चोर और मिल गए जो दूसरे थे। उन्होंने देखा, वाह, आज तो मां लक्ष्मी स्वयं इतनी प्रसन्न हो गई है कि उसने नवविवाहिता जैसी दुल्हन हमारे लिए भेज दी है। अब तो इसके गहने भी लेंगे और इसके साथ में उपभोग भी भोगेंगे। उन्होंने रोका। मदन सेना ने कहा कि मुझे जाने दो भैया, इस समय में मैं बहुत जल्दी में हूं। भैया? कौन भैया? किसका भैया? अरे हमें सैया बोलो, सैया। आज तो हमारे भाग्य तेज है जो तुम स्वयं चलकर आई हो, हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। इस तरह से चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर हमें तुम अपने वश में नहीं कर सकती, हम चोर हैं। मदन सेना ने समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि मुझे मेरे पति ने स्वयं ने इजाजत दी है। उसका पति भी ये सब कुछ सुन रहा था, जो कि पीछे के पीछे छुपते छुपाते आ रहा था, और जैसे ही कुछ होता तो किसी के भी ओट में छुपकर, आड़ में छुपकर वो देखता और सुनता। अब चोरों ने सोचा कि इसके पति ने भी इसको इजाजत दे दी, इसका पति कितना बेवकूफ है। खैर, चोरों ने कहा कि ठीक है। काफी देर के बाद, समझाने के बाद, मदन सेना के कहने में वे आए और कहने लगे कि पर तुम अपने यार से मिलकर जल्दी आना। अरे भला, इतनी आधी रात को अपने पति को छोड़कर विवाह के ही दिन किसी पराये पुरुष के पास मिलने जा रही है, बिना सुहाग रात मनाए, तो तेरा यार ही होगा। तुम जो भी समझो, पर मुझे इस समय जाने दो, मैं वापस आकर ये सारे गहने तुम्हें दे दूंगी। चोरों ने जाने दिया। जब इसने धर्मदत्त का दरवाजा खटखटाया, धर्मदत्त भी तैयार बैठा था, नदी में डूबने के लिए जाने की तैयारी में ही था। उसने सोच लिया कि मदन सेना आने वाली नहीं है, वो एक नंबर की जिद्दी, वो समझने की कोशिश नहीं करती है। पर जैसे दरवाजे पे खटखट की आवाज आई और धर्मदत्त ने दरवाजा खोला और सामने मदन सेना को विवाह के परिधान में देखा, आश्चर्यचकित हो गया। अरे मदन सेना, तुम? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। अपने आप को उसने इस तरह से चिमटी ली, पर वो जग रहा था। उसने कहा, तुम तो मेरे से एक कदम आगे निकली, डायरेक्ट वधू के वेश में ही आ गई। पर उसका ध्यान जब उसके मांग में पड़े सिंदूर पे पड़ा तो कहने लगा, तुम्हारे मांग में सिंदूर? हाँ धर्मदत्त, मेरा
आज ही विवाह हुआ है समुद्र रत्न से, जो कि नगर सेठ के पुत्र है। पर मुझे अचानक याद आया कि आज तो पुनर्मासी की रात है और तुम मुझे बोल चुके थे कि यदि तुम रात को नहीं आई तो मैं इसी नदी में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। वो दिमाग में आते ही मैं अपने पति से इजाजत लेके आई हूं। मेरे पति पहले इजाजत नहीं दे रहे थे, पर मैंने उन्हें समझाया। इतना समय नहीं था उन्हें बताने का कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, और कभी भी तुमने जरूर कहा मुझे कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, पर मेरे मन में तुम्हारे लिए उस तरह की भावना कभी उत्पन्न हुई ही नहीं, इसलिए मैं तुमको मना किए जा रही थी। पर अब तो मेरे माता पिता ने, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, जहां वे कहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी, वहीं विवाह करूंगी, और मेरा विवाह हो गया है। इतना सुनना ही था कि धर्मदत्त ने अपने विचारों को झटक से परिवर्तित कर लिया। उसने कहा, मदन सेना, अब मैं उस नदी में जाकर डूबूंगा भी नहीं। तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं जा ही रहा था वहां डूबने के लिए, पर तुम्हारा विवाह हो चुका है। तुमने तनिक भी, एक बार भी नहीं कहा अपने माता पिता को कि मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी थी। मैं अपने माता पिता को नाराज नहीं कर सकती। वे जहां कहेंगे मैं वहां पर ही विवाह करूंगी। और मैं अपने मुंह से कैसे कहूं? मेरे माता पिता के वे संस्कार नहीं हैं कि मैं अपनी मनमानी कहूं और कह दूं कि मैं तो धर्मदत्त से ही विवाह करूंगी। मैं ये नहीं कर सकती। और पहली बात, तुम्हारे लिए मेरे मन में कभी ऐसे विचार आए ही नहीं। समुद्र रत्न सब कुछ सुन रहा था, पर मैं अपनी मित्रता के कारण से, सच्चे दोस्त के कारण से तुम्हारी जान बचाने के लिए आई हूं। अब धर्मदत्त ने कहा कि मदन सेना, तुम सचमुच में एक अच्छी मित्र हो, एक अच्छी दोस्त हो, पर तुम अब यहां से यथाशीघ्र जैसी आई हो वैसी चली जाओ, क्योंकि आधी रात को किसी ने तुम्हें देख लिया। मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो पुरुष जात हूं, पर तुम स्त्री हो, तुम्हारे ऊपर कलंक का तिलक लग जाएगा, कलंक की कालिमा लग जाएगी। मैं ये नहीं चाहता हूं। तुम यथाशीघ्र वापस समुद्र रत्न के पास चली जाओ। समझा बुझाकर मदन सेना ने अपने मित्र धर्मदत्त को मरने से रोका और वापस जाने लगी। समुद्र रत्न भी फटाक से वहां से निकला। उसके मन में अब धर्मदत्त के प्रति करुणा भाव और दया भाव जागृत हो चुका था। अपनी पत्नी को भी वो समझने लगा था कि मैं इसे क्या समझ रहा था और ये क्या निकली। इसका दोस्त भी कितना अच्छा, गंगा की तरह पवित्र है मेरी पत्नी। छुपते छुपाते वापस उसी रास्ते से जाने लगा तो चोरों का भी सोचने लगा कि अब मदन सेना इन चोरों को क्या जवाब देती है, क्योंकि चोर भी एक दोनों में से छुपकर इनके पीछे पीछे आया था। और जब मदन सेना और धर्मदत्त की बात उसने भी सुनी तो सोचने लगा कि हम तो चोर हैं। छोड़ो, एक जगह एक गहने नहीं उतारे तो क्या होगा, पर ये पवित्र आत्मा है, इसको यदि हमने लूटा तो शायद हमारे जैसा पापी कोई नहीं होगा। इस तरह से जब उसके पास आए, चोर भी पहले ही अपने साथी के पास पहुंच गया था और उसने सब कुछ बता दिया। संक्षिप्त में जब मदन सेना आई तो अपने गहने निकाल निकाल कर देने लगी तो चोरों ने कहा कि रहने दो बहन, तुमने हमें भैया बोला था ना, बस अब वही रिश्ता कायम हम बनाए रखेंगे और हर राखी पर तुम्हारे पास जरूर आकर राखी बांधेंगे। हमारी भी कोई बहन नहीं है। उनका मन इस तरह से परिवर्तन होते हुए देखा तो मदन सेना कहने लगी, तुम ऐसे बदल कैसे सकते हो? अभी तो तुमने कहा था जाते वक्त कि बहन तुम्हारे पीछे पीछे हम तुम्हारे दोस्त की और तुम्हारी सारी बातें हमने सुन ली, अब हमसे ये पाप नहीं हो सकता, तुम जाओ। और मदन सेना अपने ससुराल में जब वापस जाने लगी तो समुद्र रत्न पहले से ही जाकर वहां बैठ गया। जैसे ही मदन सेना आई तो समुद्र रत्न ने कहा कि वहीं रह जाती,
आने की क्या जरूरत थी? अब मदन सेना ने कहा कि स्वामी, तुम्हें कहने से कोई फायदा नहीं। फायदा क्यों नहीं, मैं सब जानता हूं। आज तुम आधी रात को किसी से मिलने गई तो क्या तुम सुरक्षित वापस लौट के आओगी, ऐसा तुम कहना चाहती हो? मैं क्या इतना पागल हूं? अब मदन सेना कांप उठी। उसने कहा, तुम्हारी सोच इस तरह से गिरी हुई कैसे हो सकती है? तुमने भी तो धर्म का अध्ययन किया है। खैर, मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहती हूं। अब इसे हंसी आ गई समुद्र रत्न को। मदन सेना ने देख लिया। हंस क्यों रहे हो? अरे छोड़ो, इस बात को यहीं खत्म करो और हमारे नव जीवन की शुरुआत करो। पति के मुंह से इस तरह की अचानक बात सुनकर मदन सेना थोड़ी चौंक उठी। उसने कहा, तुम कैसे हो? अभी अभी तुम इस तरह की बातें कर रहे थे और अभी अभी प्रणय की बातें करने लग गए हो। मदन सेना, तुम जैसे ही यहां से निकली और मैंने गुस्से में कह दिया कि जाओ तुम, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया और मैंने सब कुछ सुन लिया। चोरों की भी बातें सुनी और तुम्हारे मित्र की भी बातें सुनी। तुम सचमुच में गंगा जल की तरह पवित्र हो। मेरा अहोभाग्य है कि तुम मेरी पत्नी बनी हो। अब काफी देर तक उनकी बातें चलती रही। विक्रमादित्य को वेताल ने प्रश्न पूछा कि विक्रम बताओ, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन? धर्मदत्त या फिर वे चोर या फिर समुद्र रत्न? क्योंकि कौन पति ऐसा होगा जो अपने पत्नी को सुहाग रात के समय किसी पराये पुरुष के पास जाने देगा? कौन चोर ऐसा होगा जो हाथ में आई हुए स्वर्णाभूषणों से सुंदर स्त्री को ऐसे ही जाने दे देगा, क्योंकि उनका काम ही चोरी का है? धर्मदत्त मित्र, जो कि उसकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए उसको मरने नहीं देना चाहती थी, स्वयं चलकर जब मदन सेना उसके दरवाजे पर आती तो भी जब उसके मांग का सिंदूर देख लेता है तो अपनी दोस्ती को निभाते हुए वो चाहता तो उसका भी उपभोग कर सकता है, पर उसने भी छोड़ दिया। बताओ विक्रम, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन? विक्रमादित्य कहने लगे कि सबसे श्रेष्ठ तो वे चोरी है, क्योंकि समुद्र रत्न जान चुके थे कि मदन सेना मानेगी नहीं, ये जाके रहेगी। पर जब वहां पर सब कुछ देखा, सुना और उसे स्वीकार किया, पर कोई भी पति अपनी पत्नी को सुहाग रात के दिन पराये पुरुष के पास जाने नहीं दे सकता, इसलिए वो भी श्रेष्ठ है। धर्मदत्त भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो तो उसका मित्र था, पर उसने भी जब उसका सिंदूर देख लिया तो उसे कहा कि अब तो तेरे बारे में इस तरह की भावना भी मन में लाना पाप है, और ये पाप मैं नहीं कर सकता। मैं वही मित्र हूं तुम्हारा, तुम्हारी जैसी मैं मित्रता पूर्ण रूप से निभाऊंगा, पर पराई स्त्री मेरे लिए मां और बहन के समान है। तुम तो मेरी मित्र हो। पर चोर, विक्रमादित्य कहते हैं, पर चोर, उनका तो काम ही चोरी है, लूटना है सब कुछ। स्वयं चल के उसके पास आने वाली स्त्री भी वो देने को भी तैयार थी, फिर भी उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। इनकी बातें सुनकर धर्मदत्त और मदन सेना की, और उसके साथ कुछ गलत भी नहीं किया। नहीं तो इतनी सुंदर रूपवान स्त्री को पाकर चोरों को क्या लेना देना, उनका काम ही दूसरों की वस्तुओं का उपभोग करना है। फिर भी उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने भी सच्चे मन से उसे बहन माना, इसलिए उसका त्याग सबसे बड़ा है। विक्रमादित्य की बात सुनकर अत्यंत खुश होते हुए
वेताल कहने लगा कि विक्रम, सचमुच में तुम बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के धनी हो, सचमुच में कमाल कर दिया तुमने, पर तुम बोल गए, ये सबसे बड़ी गलती तुमने कर दी। अब मैं यहां से फिर से चला। और वेताल उड़कर उसी वृक्ष पर जाकर उल्टा लटक गया। अगले गुरुवार को वेताल विक्रमादित्य को कौन सी कहानी सुनाएगा, ये तो मिलने के पश्चात आपको ज्ञात होगा। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम।